तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हम आएंगे डायमेंशंस पे भी, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो अपने को पहले पता होनी चाहिए। क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस, पहली चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऑल द क्वांटिटी व्हिच कैन बी आइदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड आर फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक स्फीयर दिया है, स्फीयर दिया, और इसमें हम जैसे एरिया नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जो इसका सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। इस तरह से जितनी भी इसके पैरामीटर्स, जैसे इसका डायमीटर नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी रेडियस नाप सकते हैं, इसका वेट नाप सकते हैं। ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं भाई, विच कैन बी आइदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड। जो मेजर की जा सके या कैलकुलेट की जा सके, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। और हमें लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज से ही फिजिक्स में डील करेंगे। नेक्स्ट आता है प्योर नंबर। प्योर नंबर क्या कहें कि ऑल द नंबर्स विच अपीयर इन द फॉर्मूला आर कॉल्ड प्योर नंबर। जितने भी नंबर हैं जो कि फॉर्मूलाज में अपीयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्योर नंबर। जैसे कि एक फेमस फॉर्मूला है फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। ये विस्कस फोर्स निकालने के लिए, जब पानी का आपको आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, लिक्विड में, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनमें हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये 6 पाई, ये क्या है, प्योर नंबर है। ये बोला ना कि ऑल द नंबर, भाई पाई भी क्या है, एक नंबर ही तो है, 3.14 और 22/7। तो ये क्या है, सारे प्योर नंबर, कि ऑल द नंबर विच अपीयर इन द फॉर्मूला आर कॉल्ड प्योर नंबर। क्लियर। फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। दो तरह की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो लेट अस डिस्कस ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बात करते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है कि दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वो बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एग्जांपल देख के। कितने 7 तरह की फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है हमारे पास, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। कौन कौन सी हैं? पहला है लेंथ। लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एम दूसरा है मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को 2 जगह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो थीटा से, और कई जगह के भी लिखा जाता है, के फॉर केल्विन के, है ना, टेम्परेचर। फिर आता है करंट। करंट को किससे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई और नीचे छोटा सा वी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनसे मिलके पूरी आगे जितनी भी क्वांटिटी है वो सब की सब डिराइव होंगी, इनसे मिलकर वो क्वांटिटी बनेंगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि विच आर कंटेन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी और हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मैं यहां बात करूं किसकी, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो हमें ठीक पता है कि मास तो यहां पे कैपिटल एम हमने ले रखा है। एक्सेलरेशन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसकी जो डायमेंशन होती है वो LT-2 होती है। तो उसमें लेंथ भी है और टाइम भी है। तो ये 3 चीजें मिलकर मास, लेंथ एंड टाइम एक क्वांटिटी बना रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि क्या है, फोर्स। या फिर दूसरी बात क्या बोलता है कि हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि वॉल्यूम किसी भी चीज की क्या होगी, मान लो अगर मैं बोलूं क्यूब की हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब, यानी कि यहां पे एल की पावर क्यूब में आएगी, यही होगा ना।
अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम देखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर ये तो प्योर नंबर है, क्वांटिटी तो खाली यही है। भाई हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी केवल वो हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सके या मेजर किया जा सके। दीज आर प्योर नंबर, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज रेडियस। तो रेडियस का क्यूब, इसका मतलब लेंथ, रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब, यानी कि हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल। यहां पर केवल लेंथ का ही क्यूब हुआ है और उससे एक क्वांटिटी नहीं डिराइव हुई है। अगर यही चीज मैं एरिया में लूं तो एरिया में क्या आएगा, एल स्क्वायर। आपने बचपन से जो 10th में पढ़ा होगा, हम किसी भी एरिया में पीछे मीटर स्क्वायर लिखते थे, है? मीटर का मतलब लेंथ और स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। तो इसके हायर पावर के होने से अलग अलग क्वांटिटी भी डिराइव हो सकती हैं, और जो मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी जुड़ेंगी उससे भी हमें नई क्वांटिटी मिल सकती है। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? अब हम आगे कुछ जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वैसे तो आपको 12th तक अलग अलग तरह की जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं वो मिलेंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सिलेक्टेड हैं, जो आपको अभी जरूरत पड़ेगी, उनमें से मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो हम सिंपली पढ़ते हैं दूरी। तो दूरी तो क्या होती है, लेंथ होती है, तो उसको हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया एल से। अब हम इनको सभी को जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एल। अच्छा एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, कि मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक तो मैं इस तरह से जा सकता हूं कि सीधा इस तरह से, ये तो हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक मैं जा सकता हूं, भैया मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब था, मैंने थोड़ा बस खेलते खेलते एक पत्थर लुढ़काते लुढ़काते एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार ऐसे घूम घाम के रास्ते में अमरूद भी खाए, बेर भी खाए बाग में से, और यहाँ पे आ गया। हाँ, तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला 1 और ये वाला 2 है ना, ये वाला जो पाथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट ये बी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके आप जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब, वेक्टर में जिसमें, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ना रहे। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। मैं 10 किलोमीटर चला, नहीं पता कहां चला, कैसे चला, हो सकता है मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूं या चल रहा हूं, लेकिन मैं 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। हाँ, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। हो सकता है 10 किलोमीटर वो कोई ग्राउंड में घूमता रहा हो रनिंग के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between 2 points। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड आपको बचपन से पता है यार, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, और टाइम का तो टी होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा ब्रैकेट में आती है, कहीं पर भी बिना विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता है आपके स्कूल में। आगे ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन जब ऊपर उठ के जाएगा तो एल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन टी -1 में हो जाएगा। तो आज के बाद हम ये जानेंगे कि स्पीड की जो डायमेंशन होती है, ये क्या है सारी, ये है डायमेंशंस, दीज आर डायमेंशंस। ठीक, तो जो स्पीड की डायमेंशन है वो क्या होती है, LT-1।
और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें वही फर्क हो गया जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में हो गया। कैसे? अगर आप बाइक चला रहे हो और वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो वो स्पीड है ना। अगर मैं ये कहूं कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है या ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लेते हैं? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगेन क्या है? लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन है तो लेंथ ही, अपॉन में टाइम। तो यहां पर क्या कर दूं मैं? एल टी माइनस वन। दोनों की डायमेंशन सेम है, बस फर्क क्या है? डायरेक्शन का। क्लियर? उसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि स्पीड अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, नहीं। यहां पर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की तो मैं अभी निकाल के आया, कितनी? एल टी माइनस वन। तो मैं यहां उठा के लिख दूं ना, मैं काय को इतनी मेहनत करूंगा यार। एल टी माइनस वन मैंने लिख दिया, नीचे ऑलरेडी टाइम है, तो अपॉन में एक और टी आ जाएगा। अब इसको अगेन ऊपर ले जाओगे तो जो नीचे वाला ऊपर जाता है वो तो माइनस होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन और इधर टी माइनस वन। अब इनका जो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आई? एल टी माइनस टू। इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर कहीं पर भी अभी मास का जिक्र नहीं हुआ है, हम बेसिकली तीन चीजों को लेके चलते हैं डायमेंशन में, एम एल एंड टी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो तो भी गलत नहीं है, और अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि एम जीरो एल वन टी माइनस टू, तब भी थोड़ा अच्छा रहेगा लिख देखने में। भाई जिसकी पावर जीरो वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म है। यहाँ पर वन है तो हाँ ठीक है, एल था और टी माइनस टू था तो यहाँ पे एल टी माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे इसकी दिखूं, या फिर यहाँ पर देखें सबसे बढ़िया, एम जीरो एल वन टी जीरो। तो ये डायमेंशन सही तरीका है एक्चुअल में ये लिखने का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखूंगा तो ये इसकी भी सेम रहेगी, यहाँ पर एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ऐसे, है ना। फिर बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। जैसे आपने बचपन में पहाड़े रटे थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, है ना। शुरुआत में तो आपको जब बहुत छोटे थे, जब तो नहीं पता था कि 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 2 6 होते हैं, लेकिन जब तो आपने रटाना है कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, उसी तरह से फिजिक्स के लिए ये बेसिक जो क्वांटिटीज हैं, ये आपको एक बार तो चाहे समझ के चाहे रट के एक बार दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक ही याद रह जाएंगी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास यानी कि m, और वेलोसिटी का हम जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी ये रही एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन। तो अब इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी कि यहां पर m भी है, l भी है और t भी है, यानी कि m l t माइनस वन, m l t माइनस वन। क्लियर? अब बात आती है फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला मैं भी जस्ट एक पिछली स्लाइड में दिखाया था कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास को अगर एक्सेलरेशन से गुणा कर दो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। और फिर यहां पर मास का m, एक्सेलरेशन का वहां भी निकाल के आए हैं एल टी माइनस टू। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू। क्लियर? इंपल्स क्या होता है? पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपके लिए, थोड़ी सी नई टर्म है ये, कि फोर्स, ठीक है हमने फोर्स देख लिया भाई, कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन इंपल्स क्या है? इंपल्स आपने एक गेंद ली और दीवार में फेंक के मारी। दीवार में फेंक के मारने के बाद वो बहुत हल्के से टाइम तक, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में
वो दीवार से टकरा के वापस आ गई, यानी कि उसका दीवार से कांटेक्ट कितना रहा होगा, बहुत 1/10 सेकंड कुछ, है ना। तो जब बहुत छोटे टाइम के लिए अगर हम फोर्स निकालें तो उस छोटे टाइम वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स, है ना। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। क्या आप देख पा रहे हो बोर्ड पे जी, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इंपल्स। तो अभी अपने को फोर्स का तो पता है क्या, कि mlt-2 और टाइम हम जानते हैं कितना होता है, t। तो अब क्या बचा कि ml, तो ठीक है, अब यहां पर बेस सेम है लेकिन -2 और यहां पर है 1, 1 कौन सा, प्लस का 1। तो यहां पर -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, mlt-1। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, ये फोर्स की डायमेंशन, ये टाइम की, और यहां पर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास mlt-1 आ गया। तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, आगे चलते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कि भाई ऐसी बहुत सारी तो नहीं, मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू, असल में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन अपन फॉर्मूले में देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही आएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। फोर्स का अपन जानते हैं mlt-2, आपने भी लिखा होगा, आप पीछे देख सकते हैं, धीरे धीरे याद भी हो जाएगी। फिर डिस्टेंस क्या है, L। तो यहां पर डायमेंशन क्या निकल के आई, ml-2t-2, है ना। ml का दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड 1 + 1 2, तो ml-2t-1। फिर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम बोलते हैं जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g से, और इनटू हाइट, जिसको हम शॉर्ट में बचपन में पढ़ते थे, मतलब 10th में mgh, है ना। तो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो अब देखें इसका, मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, आगे इतना स्पेस नहीं है, तो mgh से समझते हैं हम। तो मास की डायमेंशन क्या होगी, m। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी lt-2। वेरी गुड, lt-2। और हाइट है तो वो हाइट कैसी है, हाइट एक लेंथ ही तो है भाई, कितने मीटर, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर यानी कि लेंथ है ना। तो लेंथ, अब इसकी डायमेंशन क्या निकाल के आती है, ml और एक l, 1 + 1 2, ml2 और t-2, यानी कि ml2 और t-2। अब आपको दिख रहा होगा कि इनकी और इनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि वर्क की एंड पोटेंशियल एनर्जी की पावर जो डायमेंशन है वो सेम है। ऐसे ही देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ओ, ये तो तुमको अच्छे से याद होगा कि 1/2 mv², है ना। तो ये तो है प्योर नंबर, प्योर नंबर की तो भैया कोई डायमेंशन ही नहीं होती, है ना। ये मैं लिखवा दूंगा अभी कि प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहां पर बचा क्या, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि मास का m और वेलोसिटी क्या होती है, lt-1। तो lt-1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m। अब ये l है, बाहर स्क्वायर है, तो l2, और t यहां पर -1 है और उसका स्क्वायर तो -2, है ना। तो इसकी डायमेंशन, अब ध्यान से देखो, इन तीनों की डायमेंशन वही है, ml2t-2। किस किस की, वर्क की, पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो इन तीनों की डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट बात आती है पावर की। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क कितने टाइम में हुआ, उसी हिसाब से तो उसकी पावर का आइडिया हम लगा पाएंगे।
तो वर्क की तो अभी अभी हम देख कर आए, क्या होती है ml2t-2, ml2t-2 और अपॉन टाइम यानी कि t। अब ये वाला ऊपर जाएगा t, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी फाइनली ml2t-3। ये किसकी हो गई, पावर की, वर्क अपॉन टाइम, यहां पर ml2t-2 अपॉन t और ml2 और ये t ऊपर गया तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ml2t-3। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर वाला थीटा वो कई कुछ कुछ जगह पे मिलेगा, बेसिकली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जैसे कि ये एक सर्कल है, यहां से ये वाली, ये A to B, ये वाली, ये क्या है, मान लो कोई एस आर्क है और ये इसकी, इतना गंदा सर्कल बनाया सर आपने, ये रेडियस है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, आर्क अपॉन रेडियस। क्या निकालने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, तो आर्क भी तो क्या है, एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ से तो लेंथ कट गया है ना, तो यहां पर क्या बचा 1, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। के एंगुलर वेलोसिटी, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक, कौन सा नंबर है ये, 14th। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन टी, और थीटा की तो डायमेंशन थी नहीं, क्या थी, 1 थी, यानी कि डायमेंशन लेस, यानी कि 1 अपॉन में टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो t-1, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। क्या है, ओमेगा अपॉन टी। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। अच्छा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ओमेगा, अच्छा ओमेगा कैसे पता लगा, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको याद हो तो थीटा डायमेंशन लेस होता है। थीटा क्या आया था, आर्क अपॉन रेडियस आया था। आर्क अपॉन रेडियस यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, यानी कि ये तो डायमेंशन लेस है, यानी कि यहां पर आएगा 1 अपॉन टी और ऊपर जाएगा तो माइनस टी, यानी कि यहां पर ओमेगा की जो डायमेंशन निकल के आई है वो ओमेगा की t-1 आई है। तो यहां पर हम इसको पुट करें वैल्यू को कि t-1 और अपॉन में t, यानी कि अब नीचे एक और माइनस में t है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, दोनों चीज -2। तो हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो डायमेंशन क्या है, या फिर इसको और अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि m0 L0 t-2, ये है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन। फिर बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²। वेरी सिंपल, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m क्या है, मास यानी कि m, और r क्या है, r रेडियस होगी या कोई लेंथ होगी, रेडियस होगी मैक्सिमम केस में, तो यहां पे ml² और t0, ये किसकी डायमेंशन हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। फिर देखते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बोलते हैं इसे, टाउ नॉट टाउ। तो टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे रोटेशनल में। क्या है ये, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है, अपन पढ़ के आए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की LT-2 होती है, तो फोर्स की क्या हो जाएगी, mLT-2, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, L, है ना,
डिस्टेंस तो खाली एल है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे सिंपल हो। तो एल ये है, एम एल टी माइनस टू, तो फाइनल डायमेंशन क्या है इसकी कि एम एल टू टी माइनस टू। ये किसकी आ गई, हमारे टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क क्या होता है, असल में एक रोटेशनल फोर्स होता है, जो कि हम रोटेशन जो 5th चैप्टर है आपका उसमें स्टडी करेंगे। फिर आता है एंगुलर इंपल्स, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, टॉ इनटू टाइम, यानी कि टॉर्क इनटू टाइम। तो यहां पर क्या बताएं, टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू और इनटू टाइम, यानी कि ये वाली चीज। अब देखना यहां पर बेस तो सेम है, लेकिन इनकी पावर यहां पे प्लस, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस वन होगी ना, और इधर माइनस टू है, तो माइनस टू और प्लस वन, माइनस वन बचेगी। तो डायमेंशन क्या आएगी, एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, तो इसकी एंगुलर इंपल्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टू टी माइनस वन। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 1/t। टाइम का रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी तो कोई डायमेंशन में दिक्कत ही नहीं है, एम एल जीरो और टी माइनस वन। क्लियर। फिर आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी में क्या है, E इज इक्वल टू, ई से रिप्रेजेंट करते हैं और E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। एक बात आपको नॉर्मली बता दूं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो, है ना, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसकी डायमेंशन आप आंख मीच के लिख सकते हो, एम एल टू टी माइनस टू, यही आएगी। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, है ना। अब यहां से हम प्लांक कांस्टेंट की निकाल सकते हैं। प्लांक कांस्टेंट कैसे, देखना, अगर मैं एच निकालना चाहूं तो क्या होगा, ई अपॉन न्यू, ये होगा। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, शायद यहां पे दिखाई ना दे रहा हो। क्या होगा, एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ई की डायमेंशन अपने को पता है, एम एल टू टी माइनस टू, अपॉन में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/t, टी ऊपर जाएगा यहां पे। अब क्या बचा कि एम एल टू और टी, ये अगेन प्लस वन, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस वन। ये हो गई प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, क्या, एम एल टू टी माइनस वन। ये डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी शायद आपने ना पढ़ा हो। एक ग्रेविटेशन लॉ होता है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें F क्या होता है, F फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, m द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, and r is separate in distance between them, and g is the gravitational constant, है ना। तो ये फॉर्मूला अभी आप ग्रेविटेशन में जाओगे तो इसकी अच्छी खासी डेरिवेशन, मतलब अच्छे से आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल जान लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, यहां पर g है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं और इस वाले पोर्शन को नीचे ले आऊं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, है ना। ये हो जाएगा कि एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसकी डायमेंशन कैसे देखें कि भाई यहां पे पहला तो फोर्स है, फोर्स की लिख दो एम एल टी माइनस टू, पहला काम हो गया हमारा। फिर दूसरा है लेंथ, लेंथ की लिख दो। फिर नीचे है दोनों मास हैं, तो मैं m और m लिख देता हूं, है ना। अब देखते हैं क्या होता है कि ये तो कट गया, मास से मास बचा क्या यहां पे, यहां पर बचा ये m ऊपर जाएगा तो m माइनस वन, फिर बचा l, l2 और t माइनस टू। ये हमारी किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन मास। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एम, ये कट गया तो क्या आ गया, एल टी माइनस टू, सिंपल। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है जो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और अपॉन मास, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन मास। अच्छा, एक चीज मैं आपको जस्ट अभी बता के आया कि जो एनर्जी की डायमेंशन है किसी भी तरह की हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल टू टी माइनस टू। सोचने की जरूरत ही नहीं है कोई,
इतना गंदा m, है ना। और नीचे फिर है मास, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा L2T माइनस 2, यहाँ पर m0 करके भी ले सकते हो, है ना। फिर बात आती है प्रेशर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस जिसको Y से, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर B से, स्ट्रेस वही चीज है, S से भी डिनोट कर देते हैं। इन सब का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स हम कितने एरिया पर लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रेशर। ये इतना सा एरिया और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या जनरेट करेगा, प्रेशर। तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है, अब तक तो याद भी हो गई आपको, वेरी गुड, mlt माइनस 2 एंड यहां नीचे L2, तो ये एक L से ये कट गया, तो बचा क्या ml माइनस 1 और t माइनस 2। ये जो यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये आपका जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें आएगा प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में, क्लियर। फिर बात आती है स्ट्रेन की, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आता है डेल्टा L अपॉन L। इसको एक तरीके से और भी समझे तो ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा L जितना चेंज आया और L क्या है, हमारी टोटल ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर दोनों जगह क्या आएगा, दोनों लेंथ ही है, लेंथ से लेंथ कट गई, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गई। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जैसे कि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी थीटा। फिर चलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट शब्द जहां पर भी आ जाए, आप ध्यान रखना, ग्रेडियंट जहां पर भी आ जाए उसका मतलब है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि जहां पर जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाए मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट आ जाए तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ, है ना। जहां पर भी ग्रेडियंट आ जाए उसको पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करना है ना। तो देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या होगा, v अपॉन L पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1 और नीचे लेंथ है तो यहां पर भी L, ये L से L कट गया तो क्या आया T माइनस 1। ऐसे यहां पर क्या है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, यानी कि प्रेशर अपॉन L, P अपॉन L, और प्रेशर की हमारे पास ये है डायमेंशन, क्या है देखना, ml माइनस 1 T माइनस 2 और अपॉन L, और ये जब L ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे चला गया मैं, सॉरी। क्या होगी यहाँ पे ml माइनस 1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय L, है ना। जब ये L ऊपर जाएगा फ्रैक्शन से तो ये माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगी ml माइनस 2 T माइनस 2। ये किसकी है, प्रेशर ग्रेडियंट की, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, और सरफेस टेंशन हम कैसे निकालते हैं, असल में आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो पानी की ड्रॉप है वो ऊपर से जब गिरती है, जो नीचे स्फेरिकल पार्ट होता है वो इसी फोर्स के कारण होता है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स अपॉन लेंथ। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, अब यहाँ पे डायमेंशन जान लेते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का अपने को डायमेंशन अब तक तो रट गई है भैया कि mlt माइनस 2 अपॉन ये लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से तो लेंथ कट गया, तो क्या बचा mt माइनस 2 या फिर ml0 t माइनस 2। फिर आती है बात सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी को अपन क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का क्या है mt माइनस 2, वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा है। और फिर एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ यानी कि लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे डायमेंशन क्या निकल के आई ml0 t माइनस 2, क्लियर। सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एक बार को आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये तो बुक्स में भी है, ये हम तो खुद ही कर लेंगे, आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। भैया तुम बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के रट के बैठ जाते हो जिनका 12वीं तक भी कोई यूज नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारी दे रखी हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको टाइम के अनुसार पता चले तो अच्छा है, तो इसलिए मैं ये जो जो आपके काम इस साल या इस लेवल तक आनी है वही लिखवा रहा हूं, ठीक।
फिर बात आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो 6 पाई ईटा आरवी, बस ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, जहां इसको अप्लाई करना है वो भी जगह याद हो जाएगी, और इससे हम डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप इसी को याद कर लो तो वो बेहतर है, 6 पाई ईटा आरवी। फिर कैसे निकालें, ये तो हमारा क्या है, प्योर नंबर। हाँ, मैंने प्योर नंबर के एग्जांपल में दिया था ये हमारा क्या है, प्योर नंबर, यानी कि क्या निकलेगा, फोर्स ईटा आर वी। थोड़ा पीछे लिखूं क्या, फिर यहां से मैं निकाल सकता हूं कि ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट आर वी, है ना, फोर्स पर यूनिट आर वी। ये वाला पोर्शन इधर आएगा ना उठ के, ये निकल जाएगा। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं इसकी डायमेंशन, कैसे, एम एल टी माइनस 2 फोर्स की होती है, सब जानते हैं। आर क्या, रेडियस, ये भी लेंथ है, ये क्या है, आर वी वेलोसिटी, यानी कि एल टी माइनस 1 कई बार पूछी गई है विस्कोसिटी की, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। फिर यहां से लेंथ, तो लेंथ कट गई, देखा क्या बचा, यहां पर पहला तो m बचा होगा, फिर हम देखें l, तो l ऊपर आया तो l माइनस 1 बचा होगा, फिर देखें t, ये ऊपर गया तो प्लस का हुआ होगा तो t माइनस 1 बचा होगा, है ना। तो ये डायमेंशन किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब बात करते हैं आज का जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप बुक से भी कर सकते हो, कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम कहां यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। ठीक, तो पहला यूज क्या है कि टू डिराइव अ रिलेशन और फॉर्मूला बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब कि इनकी मदद से हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है ये समझ पाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगी ये चीज, एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, ये आपने को क्वेश्चन दिया है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर पे, कौन कौन से, पहला मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब हमको इनका रिलेशन निकालना है, बेसिकली कहें तो फॉर्मूला निकालना है इन द कंपोनेंट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है कि एम एल टी माइनस 2, हमने पहले सबसे पहले ये लिख ली कि हमें ये पता होनी चाहिए, लिखो चाहे ना लिखो। फिर हमने क्या किया, इनके ऊपर हमने x, y एंड z इस तरह से हमने पावर दे दी। ठीक है, अब इनका एक तरीका है पूरा। फिर क्या करना है, इनका जो पावर है इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है विद डायमेंशन। कैसे, यहां पे m है, मास तो m ही रहेगा तो पावर x हो गई। वेलोसिटी की अपने को डायमेंशन पता है क्या होती है, एल टी माइनस 1 की पावर y, और r क्या है, रेडियस क्या होती है, लेंथ, है ना। उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ना है, तो ये क्या हो गया, z। अब इसको एक बार और तोड़ के देखें कि एम एल टी माइनस 2 प्रोपोर्शनल m की पावर x है, यहां से इनकी l की पावर y आ जाएगी, t की पावर माइनस 1 माइनस y मतलब माइनस 1/, बात एक ही है, और l की पावर z है। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है इस स्टेप पे आके कि कहीं 2 कंपोनेंट मैच तो नहीं हो रहे। भाई यहाँ पे एक m है, मेरा m बहुत गंदा बन रहा है यार आज, ये तो एक m है, एक l है, एक t है, नहीं एक 2 l है, तो 2 l है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना एक बार सही है कि नहीं है, एम एल वाई प्लस जेड और टी की पावर माइनस वाई। बोलो ठीक। अब क्या करना है अपने को, इनकी जो पावर है एम एल टी की, उनको जैसे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे इनको इनसे, इनकी x की पावर, यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर x की यहाँ पर क्या होगी 1 अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। वहीं पर देखूंगा y प्लस जेड की पावर क्या है 1, y प्लस जेड की पावर क्या है 1। अभी अगर मैं माइनस y की पावर देखूं तो क्या है -2, माइनस y की पावर -2, यानी कि y की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बोलो अब मैं ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, यानी कि इस जगह पे अगर मैं
2 कर दूं तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है, ये हमारा प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना 2 प्लस z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि बाकी सब मैं अभी मिटा सकता हूं, ये और ये, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू माइनस 1, ये हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है अपने को देखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, m के कैसे है 1, यानी कि m यहीं पर होगा। फिर बोला v, वेलोसिटी में क्या है y, यानी कि v का स्क्वायर होगा, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, y तो पावर में थी। फिर बात आती है z, z क्या है माइनस 1, माइनस 1 मतलब अपॉन में आएगा, तो यहां पर r, ये एक फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, जिसको हम आगे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानेंगे, है ना, आपने पढ़ा भी होगा 10th में। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते। सेकेंड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने में डायमेंशनल एनालिसिस जो है काम आती है। कैसे कैसे, कौन कौन से होते हैं यूनिट सिस्टम, एक होता है एमकेएस यूनिट सिस्टम, एक होता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस, और तीसरा होता है एफपीएस यूनिट सिस्टम। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा और हो सकता है स्कूल में भी पढ़ा हो। ये क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये क्या होता है, फुट पाउंड और सेकंड। थोड़ा छोटा लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो बोल देता हूं, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, ये तीन हमारे यूनिट सिस्टम होते हैं। अब इनमें हमें अदला बदली करनी हो, पता लगाना हो, कैसे लगाएंगे वो, ऐसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये कैसे पता चला। जो आपने सुना हो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, या आपने सुना हो 1 अर्ज में 10 की पावर 7 जूल होते हैं, ये सारा इन्हीं सिस्टम से निकलता है। कैसे, इसमें 2 चीजें होती हैं कि पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड यूनिट। भाई आप कोई भी चीज हो कैसे बोलते हैं, भाई 1 दर्जन केला या 1 किलो सेब 1 kg, है ना, या फिर 1 लीटर वाटर, है ना, ऐसे बोलते हो ना कोई भी चीज को। तो 1 लीटर, यहां पर अगर मैं इसको बदल दूं तो 2 लीटर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि मेरे को 2 लीटर ईंट दे दे, ऐसा नहीं होता। सबके लिए अलग अलग यूनिट डिफाइंड है। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि यूनिट सिस्टम में एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। ये दोनों मिलकर क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि भाई 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है। और यूनिट क्या है, कितने मीटर कपड़ा लेना है, कितने लीटर दूध लेना है, या कितने किलोग्राम आपको कोई भी चीज लेनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकलते आता है, Q इज इक्वल टू NU। Q क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन ऑल ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। क्लियर। अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी को इस इक्वेशन से कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के यूनिट्स बराबर हैं, तब हम उनको कन्वर्ट करके रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग N1 U1 एंड N2 U2। यही फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा। 1-2 क्वेश्चन में करवाता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। अब एक क्वेश्चन है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट को, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स में अपने को सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि m। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये होगा LT माइनस 1 अपॉन T, और एक्सेलरेशन होगा LT माइनस 2 और ये LT माइनस 2। वैसे मैं जानता हूं आपको पता है कि MLT माइनस 2 है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो।
ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई ये, यानी कि एमकेएस और सीजीएस में, ये तो एमकेएस में है भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मास लिख ले भाई, मास है, और एक मिनट यार, मास है तो किलोग्राम में है, दूसरा लेंथ है तो मीटर में है, और तीसरा टाइम है तो सेकंड में, लेकिन उसका स्क्वायर है MLT-2। और यहां पर अगर मैं, यहां पर और तो कुछ है नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये 1 से मल्टीप्लाइड है, क्योंकि मेरे को पुट करना है क्या, N1U1 = N2U2, तो ये तो होगा यूनिट। अब N भी तो देखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे 1 ले लिया, ठीक है। सीजीएस में देखें, सीजीएस में क्या आएगा, किलोग्राम की जगह आएगा सेंटीमीटर, मीटर की जगह सॉरी वेरी सॉरी, किलोग्राम की जगह आएगा ग्राम, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा भाई। एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो या एफपीएस हो, तीनों में तो सेकंड का तो सेकंड ही है। अब यहां पर मुझे नहीं पता कि यहां पर जो N2 की वैल्यू है वो क्या होगी भाई। U2 तो मैंने बोल दिया कि ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स होगा, सेकंड स्क्वायर इनवर्स, लेकिन N2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, वही तो निकाल लिया। तो कन्वर्जन करते हैं, तो इनको इसके बराबर रखने की कोशिश करते हैं। कैसे कि किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 1000 ग्राम, पता है अपने को। मीटर को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स तो सेकंड इनवर्स बराबर ही है। बोलो, अब मैं इसको इक्वल रख सकता हूं किसके, एक्स के, तो यहां पर तो ग्राम है, यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर, बिल्कुल ठीक। अब क्या तुम ये ग्राम से ग्राम काट सकते हो, क्या तुम ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हो, क्या तुम ये सेकंड से सेकंड काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं। बचा क्या, 3 और 2, और x क्या आएगा 10 की पावर 5, 3 और 2 5, यानी कि 10 की पावर 5। अब सीजीएस में यूनिट क्या होती है फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं डाइन, वाला डाइन नहीं, डाइन, तो ये क्या होगी 10 की पावर 5 डाइन, क्लियर। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि एक ऐसा सिद्धांत है जो किस पर टिका हुआ है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब उनकी डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए। डायमेंशंस का मतलब वो एक तरह से यूनिट को ही कह रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 किलो प्लस 6 किलो कितना होगा, 8 किलो, आपने बहुत आसानी से बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 किलो प्लस 8 मीटर, तो क्या कुछ निकलेगा, नहीं, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं, या मैं कहूं जो डायमेंशंस है वो सेम नहीं है। अगर मैं 2 kg की डायमेंशन निकालना चाहूं तो 2 kg की क्या होगी, खाली m1 आगे 2 n, जो n की वैल्यू होगी n1u1, और अगर मैं 8 मीटर की बात करना चाहूं तो 8 इंटू L1 ये होगी। तो क्या इनकी डायमेंशन मैच कर रही है, नहीं, तो ये आपस में ना ऐड हो सकती ना सब्सट्रैक्ट। यही कहना चाह रहा है कि ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यूनिट्स आर नेवर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट की जाती है, कभी भी यूनिट्स को नहीं जोड़ा जाता, पहली बात। अब भाई ये बात क्यों कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 2 और 6 8, यहां पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं हुआ है, या इसका 1 किलोग्राम बढ़ा नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 3 और 6 और 1 7, तो 7 और 3 10 नहीं हुआ, यहाँ पे केवल 8 ही हुआ है। मतलब ये छोटी सी बात है, आपको पता होगा। फिर दूसरी बात क्या आती है कि ओनली दोज न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम यूनिट्स और डायमेंशन। केवल वही जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही ऐड हो सकती है जिनके पास सेम यूनिट और डायमेंशंस हो, उसके अलावा वो नहीं जोड़ सकते। अब इसकी मदद से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, हमें कोई भी इक्वेशन दी हो उसकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि x = अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा अपॉन टी। तो इसमें अपन देखेंगे कि डायमेंशंस इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। अब देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लूं कि x = अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी। ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा एंड गामा की
डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि पहले एक्स मुझे यहां बताया गया है कि एक्स जो है पोजीशन है, एक लेंथ है। एक्स की डायमेंशन क्या है? लेंथ है। अब ये आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो भी लेंथ में होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेंथ में होगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेंथ में होगा। देखना ध्यान से कि अगर मैं ये कह दूं अल्फा टी इज इक्वल टू ऑल्सो एल एंड बीटा टी स्क्वायर ऑल्सो एल एंड गामा अपॉन टी ऑल्सो एल, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि भाई जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं वही केवल एडेड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये तीनों चीजें एडिशन में है, इसका मतलब इनकी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है वो सेम होंगी। सेम किसके होंगी? इसके सेम में होंगी। और एक्स क्या यहां पर पोजीशन है, पोजीशन यानी कि लेंथ होगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर अल्फा की मेरे से पूछोगे तो अल्फा टी इज इक्वल टू एल एंड अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये हो गई अल्फा की डायमेंशन। अब मेरे से कोई बीटा की पूछे तो बीटा देखिए, बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल और बीटा आ जाएगा एल टी स्क्वायर एंड देयर इज एल टी माइनस टू। क्लियर? ऐसे अगर गामा की पूछ ले तो गामा की क्या आएगा? एल और टी, सिंपल एल और टी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले में किसी भी जो हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ है या कोई भी हमें क्लैरिटी से जैसे अल्फा बीटा गामा होगा या ए बी सी करके दे रखा होगा तो उसकी हम यूनिट्स आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। इसमें आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एंगल की। एंगल यानी कि थीटा। आप ये जानते हो, डायमेंशन से पढ़ के आए हो कि थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो ये क्या आ गया? ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, ये हमने पढ़ा। अब आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा या साइन थीटा की जगह कोई दे दे कि साइन ओमेगा टी, और इसमें अगर पूछ ले कि ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, तो आप किस तरह से बताओगे कि भाई साइन थीटा होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी लिया है ना, यानी कि थीटा की जगह ओमेगा टी लिया है। थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, ये तो 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा? टी उठा के यहां ले आऊंगा टी, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? टी माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन होगी? ओमेगा की। निकाल सकते हो। अभी आप जब आगे वेव में जाओगे, वेव्स में और ऑसिलेशन में, तो वहां पर कुछ इस तरह की इक्वेशन दिखेगी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि के की डायमेंशन बताइए, है ना, के की डायमेंशन बताइए। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए कि ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही के एक्स की बराबर होनी चाहिए ना। भाई ओमेगा टी अगर मैं कहूं कि ओमेगा कितना है? टी माइनस वन है, या मैं कहूं सीधा कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है, तो के एक्स भी ऑल्सो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई जब सेम डायमेंशन और यूनिट होगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी। अब यूनिट और डायमेंशन सेम है, तो ये किसके बजाय में है? थीटा के। तो थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस 1। तो ओमेगा टी इज आल्सो 1 एंड के एक्स ऑल्सो 1। तो के एक्स 1 आ गया, तो एक्स क्या है? लेंथ। तो मैं ये कर सकता हूं ना यार बहुत आराम से कि के एल ये अपॉन में जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये निकल के क्या आएगी? एल माइनस वन इसकी डायमेंशंस। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे इतना काफी है। एक ये आपको क्वेश्चन दिया होमवर्क में, आपको ये करके लाना है। और अब बात करते हैं एरर एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स की। एरर्स एक्चुअल में होते क्या हैं कि आपने कुछ मेजरमेंट की नॉर्मली, या आपने कुछ वेट किया, मान लो आपका वेट था 72 केजी, ठीक है, लेकिन मशीन में आ रहा है 71.9 केजी, तो उसमें कितना है? 100 ग्राम का एरर है, यानी कि 0.1 किलोग्राम का उसमें एरर है। मतलब इस तरह से आप कोई लकड़ी की कोई फट्टी है उसको मेजर कर रहे हो, उसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कम ज्यादा आ रहा है, तो उस चीज को एक्यूरेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? एरर का।
तो कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एरर? दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एरर आर, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। ठीक, ज्यादा फोकस हमारा सिस्टमेटिक एरर पे रहेगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या है, द कॉज ऑफ दिस एरर इज नोन टू अस, हमें पता होता है कि एरर किस वजह से आ रहा है। आगे आगे जैसे चलते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि द कॉज ऑफ दिस एरर नोन टू अस एंड दिस एरर अकर्स इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा। दिस एरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां पे आपको याद हो, नहीं अभी तक तो नहीं करवाया, आगे आएगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि मैं नाप लूं, चाहे आपके दोस्त नाप लें, चाहे आपके घर में छोटे भाई बहन हो वो नाप लें, मतलब कितने भी ऑब्जर्वेशंस कर लो वो एरर उतना ही रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो या तो वो पॉजिटिव में आएगा या वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। होता इसलिए है कि रीजन ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या है कि पहला तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि भैया इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी है। अच्छा, आपको 3 मीटर कुछ नापना है, 3 मीटर का मान लो आपको कपड़ा नापना है और वो स्केल ही 2.9 मीटर का है, तो आप किसी से भी नापवा लो वो 2.9 ही नापेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा वो केवल कि भैया एक तो वो पहले डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर डिजाइनिंग हो या उसी में कोई डिफेक्ट हो, जिसको हम एक छोटे से वर्ड से कह देते हैं कैलिब्रेशन, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई कैलिब्रेशन है या इसमें डिजाइनिंग इम्प्रॉपर है, एक ही बात है। तो आगे समझते हैं इसको विद एग्जांपल। तो समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि अगर मैं इसको मान लूं कि ये है जीरो एरर, या ये मैं कहूं ये है ट्रू वैल्यू, या एक्यूरेट जो होनी चाहिए वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कि यहां से 1 2 3 इस तरह से चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं पहले केस में देखूं तो ये जीरो यहां पर एक प्लस में इधर को और आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है जो कि हमारी मेजरमेंट में गड़बड़ी करेगा। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव एरर। ठीक, मतलब उसमें कुछ बढ़ा देगा, ये है ना, इसमें कुछ बढ़ा देगा। भाई मेरे को यहां से नापना था, अब मैं यहां से नापूंगा तो कुछ बढ़ गया। अब इसमें देखिए कि अब यहां पे क्या हो रहा है कि मुझे नापना यहां से था, लेकिन अब ये माइनस वाले पोर्शन में जा रहा है ना। अब ये मत देखिएगा कि वो लेंथ बढ़ रही है घट रही है, नहीं, यहां पर ये देखना है कि वो इंटीजर कौन सी साइड है ना, पॉजिटिव वाली में आ रहा है नेगेटिव वाली में आ रहा है। तो अगर ये जीरो एरर है तो ये वाला कहलाएगा पॉजिटिव एरर, और यहां पर ये किस में आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव एरर में। ठीक है, इस तरह से इसमें आते हैं सिस्टमेटिक एरर में। वहां पर क्या होता है, खाली जो या तो इंस्ट्रूमेंट इम्प्रॉपर हो सकता है, कैलिब्रेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हमारी टेक्निक्स कुछ गलत हो सकता है हम कुछ अलग तरह से नाप रहे हो, हमारे कुछ समझने में दिक्कत हो, है ना। या वो कई बार होता है ना, जैसे जो मशीन में इंच टेप रखा होता है तो कई बार टूट जाता है ना, बच्चा तोड़ देता है, तो उसको हम टाके लगा देते हैं, तो फिर भी उसमें 1-2 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है, वैसा एरर वो सिस्टमेटिक एरर में आएगा। प्रोसीजर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई पर्सनल एरर हो सकता है। पर्सनल एरर जैसे मैं कहना चाहूं, आप नाप रहे थे, मान लो आप वर्नियर कैलिपर से नाप रहे थे, छींक आ गई, है ना, एकदम से छींक आ गई तो उसमें थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाएगा, है ना, या थोड़ा बहुत हाथ हिल रहा था, है ना, उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो ये सब किस में आती है, सारे एरर्स सिस्टमेटिक एरर में। एक बात और, ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व की है, और जो जीरो एरर वाली वैल्यू थी, सॉरी ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये जीरो एरर वाली वैल्यू है। ट्रू वैल्यू तो हमको ये माइनस करके पता चलेगी कि हाँ भाई ये है ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू। और जिसको ये थोड़ा बहुत डाउट में लग रहा है तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि ये आगे आने वाले पूरे पोर्शन विद एग्जांपल आने वाला है। ठीक है, तो जब बात करते हैं रैंडम एरर्स, अब बात आती है रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स, आपको रैंडम एरर्स नाम से पता चल रहा होगा कि रैंडम का मतलब है कुछ भी कहीं से भी, है ना, रैंडम होता है। एक पहले एक गेम आती थी, एक टैंक वाली, याद हो तो कंप्यूटर में, पीसी में, उसमें है ना वेपन सेलेक्ट करने होते थे, तो वेपन या तो एक एक करके सिलेक्ट करते थे अपन लोग, या फिर रैंडम पे क्लिक कर देते थे, तो कभी भी कोई सी भी वेपन आके अटैक कर देती थी, है ना, उस तरह से। तो यहाँ पर रैंडम का मतलब यही है कि कुछ भी आए जा रहा है, बस इधर से उधर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो रैंडम एरर्स क्या है कि द कॉज ऑफ दिस एरर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा,
यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। एंड द मेजर्ड वैल्यू कैन बी आइदर मोर और लेस, अगर बोथ डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो मोर हो जाएगा और नेगेटिव में होगा तो लेस हो जाएगा। देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है, एंड द एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एरर है कौन सा, अगर मैं इसको नाम दूं कैसे, रैंडम एरर है ना, आर ई से, तो रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, जितने ज्यादा करोगे उतना रैंडम एरर कम आएगा। अच्छा, एक मैं आइडियल केस के लिए मान के चलता हूं कि मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर ली, मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी कर ली, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो रैंडम एरर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो यही बात बोल रहा है कि इन आइडियल केस, आइडियल केस मतलब होता है कि ऐसा होता तो, है ना, मतलब असल में वैसा एग्जिस्ट करता नहीं है, कि जैसे आपने पी इक्वल टू एनआरटी अभी आगे पढ़ोगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो वैसी एक आइडियल बना दी गई है, लेकिन उसको कोई भी गैस फॉलो नहीं करती, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। तो आइडियल केस वी हैव इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन इन रैंडम एरर्स विल बी 0। अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशंस होंगी तो जो रैंडम एरर है वो हमारा